वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित और उसमें भी हमने जो स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कल की क्लास में हमने इसका बेसिक जो भी बातें थी वो सारे पढ़ी। जैसे रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, और व्यापक रूप में जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। तो एक बार उन बातों को फिर से दोहरा ले ताकि उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सके। हमने जो पढ़ा वो पढ़ा पहले व्यापक रूप। व्यापक रूप कौन सा होता है? व्यापक रूप में हमने देखा कि दो समीकरण हमें देगा और दोनों समीकरणों में पहले समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहले का, और दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरे का। ये दोनों थे व्यापक रूप। अब व्यापक रूप की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान बता सके। और मान बताएंगे क्यों, ये आपको जब आप 3.4 में और 5 में जाओगे तब पता लगेगा कि हमें a1 a2 b1 b2 की जरूरत क्यों है। हालांकि 3.2 में भी पता लग जाएगा कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कल जो हमने पढ़ा उसमें हमने इतना से याद रखने के लिए बोला था कि a होता है x का गुणांक, जो b होता है वो होता है y का गुणांक, और जो c होता है वो होता है अचर पद। ये बातें हमने कल आपको याद रखने के लिए बोली थी कि a b c आपको याद रखने हैं। a क्या होता है? x का गुणांक, b क्या होता है? y का गुणांक, और c क्या होता है? अचर पद होता है। अब इनके साथ अगर हम पैरों में 1 लगा दें या 2 लगा दें तो वो बना देते हैं समीकरणों की संख्या। जैसे a के पैरों में अगर आपने 1 लगा दिया तो मतलब समीकरण 1 की बात कर रहा है। अगर पैरों में 2 लग गया तो समीकरण 2 की बात करेगा। ठीक है, a1, ठीक है, a1 का मतलब a होता है x का गुणांक, पैरों में 1 पड़ा है मतलब 1 नंबर समीकरण में, तो 1 नंबर समीकरण में x का गुणांक a1, b1 1 नंबर में y का गुणांक, c1 1 में अचर पद, a2 2 में x का गुणांक, b2 2 में y का गुणांक और c2 2 में अचर पद। ये हमें बताते हैं क्या? गुणांक। ए पैरों में जो संख्या बैठती है 1 नंबर और 2 नंबर वो बताते हैं समीकरणों की संख्या। a होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक और c होता है अचर पद। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? उसके अलावा हमने पढ़ा हल की करने की विधियां। हल करने की विधियों के बारे में हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमें ध्यान आया कि बीजगणित की 3 विधियां हैं। बीजगणित में तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं, और ग्राफ ये जो है वो है एक विधि। ठीक है, अब बीजगणित की जो 3 विधियां थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी प्रतिस्थापन, दूसरी थी विलोपन, और लास्ट थी वज्र गुणन। उसी हिसाब से एक इसकी ग्राफीय विधि है। ये टोटल 4 विधियां हैं जो हम इस पूरी तीसरी प्रश्नावली में यही पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की टोटल 4 विधियां, 3 तो होती है बीजगणितीय और एक होती है ग्राफीय। इन विधियों के बारे में हम पूरी इसी चैप्टर में इसका अध्ययन करने वाले हैं। उसके अलावा हमने कल एक पढ़ा था, एक तो था बीजगणितीय रूप, शायद आपको याद हो तो। एक तो था बीजगणितीय रूप और एक होता है ग्राफीय रूप। अब ये क्या होते हैं? बीजगणित रूप किसे कहते हैं? ये अनीश कौन सा है भाई? अनीश कौन सा है जिसके मैसेज आ रहे हैं चैट में इस टाइम? चलो ठीक है, हो गया टाइम, स्टार्ट है। तो हम बात कर रहे थे एक तो होती है बीजगणितीय विधि और एक होती है ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि कौन सी होती है? बीजगणितीय विधि या बीजगणितीय रूप, सॉरी, बीजगणितीय रूप कौन सा होता है? बीजगणितीय रूप का मतलब होता है कि दिए गए हिंदी भाषा का कथन, हिंदी भाषा में आपको कथन देगा, दिए गए कथन से समीकरण बनाना। हिंदी भाषा में कोई स्टेटमेंट गिवन कर देगा, उस स्टेटमेंट से जब आप कोई समीकरण बनाते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है भाई बीजगणितीय रूप।
और फिर आता है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप क्या होता है, दिए गए समीकरण से या हमने जो समीकरण सोचा है उस समीकरण से हमें x और y के कम से कम 3 मान निकालने पड़ते हैं और उन मानों को हम क्या बोलते हैं, उन मानों की जो सारणियां बनती है उस सारणी को हम बोलते हैं क्या, आपका ग्राफीय रूप। क्लियर है, ये बातें हमने पढ़ी थी। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आपकी चैप्टर नंबर 3.1 जो अब आ रही है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए 3.1 का पहला सवाल मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिए इस सवाल को और बताइए कि उस सवाल को जो सॉल्यूशन है वो हम किस प्रकार से स्टार्ट करने वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। इसे आप ये काम जो है ये आप चाहो तो फिर कॉपी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस में है आपके। विदाउट सिलेबस तो हम कोई बात ही नहीं करें, तो आपके सिलेबस में है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.1 ये आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए जरा 3.1 का पहला सवाल आपको क्या कह रहा है, ये लीजिए। पहला सवाल पढ़ रहा हूं मैं, जो कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब देखो आफताब अपनी पुत्री से कहता है क्या, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सवाल को ध्यान से देख लीजिए, हम इसे हटाएंगे फिर आपकी स्क्रीन से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दर्शाइए। हटा रहा हूं आपकी स्क्रीन से, ये लीजिए। 2 का जिक्र किया इसने, एक तो आफताब का जिक्र किया और एक उसकी पुत्री का जिक्र किया। और हम जो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसमें हमें 2 चर राशियां लेनी पड़ेंगी। इसने भी तो 2 का जिक्र किया है, एक आफताब का जिक्र किया है एक उसकी पुत्री का जिक्र किया है। तो अब दोनों की वर्तमान आयु हमें नहीं पता, दोनों की आयु नहीं पता कि कितनी कितनी है, तो उन आयु को हम मान के चलेंगे, उन आयु को हम मान के चलेंगे और अपने सवाल को हल कर देंगे। इसने 2 का जिक्र किया, एक तो आफताब का और एक उसकी पुत्री का, तो दोनों की आयु हमें नहीं पता, तो दोनों की आयु को हम मान लेते हैं। ठीक है, जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है वो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें न तो आफताब की आयु पता और न ही पुत्री की। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु कितने की भाई, वो मान ली हमने x वर्ष की, कि आफताब जो है वो आज कितने साल का है, x साल का है। और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो हमने मान ली y वर्ष। अब सवाल ने हमसे बोला कि इनका बीजगणितीय रूप बनाओ। एक तो बीजगणितीय रूप कौन सा होता है भाई, समीकरण बनाना। तो सबसे पहले हम उस बीजगणितीय रूप की ही बात करेंगे। तो ये लीजिए बीजगणितीय रूप। अब बीजगणितीय रूप के लिए जो सवाल ने आपको बात बोली थी उस बात को ध्यान से देखिए। मैं आपको याद करवा दूं सवाल ने क्या बोला था। सवाल ने ये बोला था आफताब अपनी पुत्री से कहता है, भाई आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज से 7 साल पहले जो मेरी आयु थी ना वो तुम्हारी आयु की क्या थी, 7 गुनी के बराबर थी। आज से 7 साल पहले। तो आज आफताब कितने का दिख रहा है आपको, आज आप आफताब दिख रहा है x का, तो हमने आफताब को मान लिया x का, क्योंकि हमने मान रखा है। और उसकी पुत्री कितने की हो गई, y की वर्तमान आयु थी। लेकिन सवाल में आफताब क्या कह रहा है, आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले। आज अगर मान लो, आज अगर मान लो आपकी आयु 15 साल है, तो 7 साल पहले आप कितने के थे, कमेंट करके बताइए मेरे को। आज आपकी आयु 15 साल है, तो 7 साल पहले कितने के थे, आज 15 के हो, 7 साल पहले कितने के थे, बता दीजिए फटाक से। आज आपकी आयु, हाँ ये हो सकता है, आज आपकी आयु अगर 15 साल है तो 7 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, कमेंट कर सकता है कोई, या किसी को नहीं पता।
चलो, विनीत का जवाब आया 8, हितेश 8, बिल्कुल 8 साल। भाई आज आपकी पता है आपको, आज अगर आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के थे? 7 कम कर दो, बस काम खत्म। आफ्ताब आज कितने का है? x का है। तो क्या आप बता सकते हो कि 7 साल पहले आफ्ताब कितने का था? 7 साल पहले मतलब 7 साल क्या होंगे उसकी आयु में? कम होंगे, और कम करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 7 साल पहले आफ्ताब कितने के हो गया? x माइनस 7 का हो गया। उसी हिसाब से उसकी पुत्री आज कितने की है? आज उसकी पुत्री है y की, y वर्ष की। तो 7 साल पहले वो कितने की थी भाई? y माइनस 7 की थी। उसमें भी तो 7 साल कम होंगे। तो ये दोनों की कौन सी आयु आ गई? 7 साल पहले की आयु आ गई। अब आफ्ताब कहता क्या है, ध्यान से सुनो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूरो, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब की आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर थी। यानी अब दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों कैसे हो सकते हैं? अभी पिता पुत्र पुत्री बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं आयु में। लेकिन आफ्ताब कह रहा है मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुने के बराबर थी। यानी अगर हम पुत्री की आयु को 7 से गुना कर दें तो पिता की आयु और पुत्री की आयु आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो क्या ये बात आई समझ में? बताइए यस और नो में। 7 साल पहले की बात की तो हमने 7 साल पहले यानी 7 कम कर दिया। 7 गुनी आयु थी, 7 गुनी आयु थी, हमने क्या कर दिया? 7 से गुणा कर दिया। अब इसे अगर हम सरल करें तो हमें यहाँ पे एक समीकरण मिल जाएगा। x माइनस 7 वैसा का वैसा, 7 का y से गुणा किया 7y, माइनस 7 का 7 से गुणा किया 49। एक्स वाई के पदों को उधर कर रहा हूं मैं, तो ये लीजिए x प्लस का 7y उधर गया माइनस का 7y, और ये माइनस के साथ थे इधर लेके आया प्लस के साथ, तो माइनस 49 और प्लस के 7, यानी यहाँ से आपको एक समीकरण मिल गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये पहला समीकरण हो गया, और ये बन गया आपका बीजगणितीय रूप। पहले समीकरण का, पहली जो बात कही थी उसका बीजगणितीय रूप आपने तैयार कर लिया। अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बार उसने क्या बोला? दूसरी बार इसने बोला कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब आज से 3 साल बाद, आज अगर आपकी आयु 15 साल है तो 3 साल बाद कितने की होगी बताइए? सॉरी बेटा, आज अगर आपकी आयु 15 साल है तो 3 साल बाद आपकी आयु कितने की होगी बताइए? भाई 18 की होगी। मीन्स आज की आयु में आपने क्या कर दिया? 3 साल ऐड कर दिया। आज की आयु में आपने 3 साल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो वही बात है, आज अगर आफ्ताब x का है तो 3 साल बाद वो कितने का होगा भाई? x प्लस 3 का होगा। तो ये आज की आयु में 3 साल बढ़ जाएंगे। उसकी पुत्री आज y की है तो 3 साल बाद वो कितने की हो जाएगी? 3 साल उसकी आयु में भी बढ़ जाएंगे, y प्लस 3। सवाल क्या कहता है? 3 साल बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। यानी 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुने के बराबर, यानी पुत्री की आयु को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे कोरोना हो गया क्या? सिम्टम तो वही आ रहे हैं। चलिए सरल करते हैं, समीकरण मिल जाएगा आपको। सरल किया तो x प्लस 3 बराबर 3 का y से गुणा किया 3y हो गया, और प्लस 3 का 3 से गुणा किया 9 हो गया। सभी x y को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये लीजिए x प्लस 3y उधर गया माइनस का 3y, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 यानी x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर दूसरा। ये दोनों आपने क्या बना लिए? ये दोनों आपने बना लिए बीजगणितीय रूप। आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर की क्या जरूरत है अभिषेक? वो तो वैसे ही झूठ बोलता रहता है, 10 में से 2-3 तो वो जबरदस्ती दिखा देता है। चलिए ये आपने दोनों समीकरण बना लिए, और जो समीकरण बने हैं उन समीकरणों को ही हम कौन सा रूप बोलते हैं? बीजगणितीय रूप बोलते हैं। तो बीजगणितीय रूप तो हमने तैयार कर लिया भैया। अब हमसे इसने बोला ग्राफीय रूप और बनाइए। बीजगणितीय रूप समझ में आ गया? हिंदी भाषा में जो कथन देता है उससे जो हम समीकरण बनाते हैं उन समीकरणों को ही हम कौन सा रूप बोलते हैं? बीजगणितीय रूप बोलते हैं। क्लियर है? अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके ग्राफीय रूप की। अब ये ग्राफीय रूप कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। चलिए ग्राफीय रूप यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, ये सिर्फ समीकरण रखूंगा, है ना, क्योंकि समीकरणों की आपको जरूरत पड़ेगी। सॉरी, ये समीकरण थी ना, यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे x प्लस 7y माइनस था 7y, है ना, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये पहला समीकरण था ना, ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी।
इसे हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 7y बराबर -42 पहला समीकरण, और दूसरा था x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। दोनों ग्राफ बीजगणितीय रूप हमारे पास तैयार है, इनका हम बनाएंगे अब ग्राफीय रूप। चलिए, ये आपको रफ कॉपी में नहीं करना, ये फिर कॉपी का काम था जो हमने सारा किया, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इरेज कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफीय रूप की। अब ग्राफीय रूप कौन सा होता है? दिए गए समीकरण या बनाए गए समीकरण, जो हमने समीकरण बनाए हैं उनसे x और y के तीन तीन मान ज्ञात करना आपका ग्राफीय रूप कहलाता है। तो मैं मान निकाल रहा हूँ कैसे, पहले मैं बात कर रहा हूँ समीकरण 1 से। तो ये लीजिए समीकरण 1 से, एक नंबर समीकरण था x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, अब इनका ग्राफीय रूप कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखो। जब हम ग्राफीय रूप यानी जब सारणियां बनाते हैं तो सारणियों के लिए हम दिए गए समीकरण में किसी एक चर राशि को, वो आपकी चॉइस है कोई सी भी हो, किसी एक चर राशि को बाईं साइड में रखेंगे, बाकी सभी को हम दाईं साइड में ले आएंगे। सिर्फ एक चर राशि को ही बाईं साइड में रखना है। तो यहाँ पे आपको अकेला x दिख रहा है, अकेला है तो अकेले पे हम वार कर देते हैं। हमने x को यहीं पे रोक लिया और -7y को इधर भगा दिया, और -7y अब भाग के इधर आएगा तो प्लस का हो गया। तो -42 तो प्लस पहले से ही पड़ा था और प्लस के 7y और आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे तो x अकेला है, इसका तो कुछ नहीं करना। इधर जो आपने चर राशि उठा के लेके आए हो, किसे लेके आए हो? y को। तो अब आपको y का मान अपने पास से बिठाना है। हम अपने पास से y का मान बिठाएंगे और इस हिसाब से बिठाएंगे कि y के मान को 7 से गुणा करें और 42 में घटाएंगे, और 7 से गुणा करके 42 माइनस करने पर आपको एक उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वो x का मान होगा। अब आपकी चॉइस है, आप y का मान कितना भी बिठा सकते हो। मैं शुरुआत कर रहा हूँ y के मान की 0 से। अब अगर y का मान 0 ले लूं तो x बराबर क्या मिलेगा भाई? -42 प्लस 7 का y 0 था तो 7 का 0 से गुणा किया 0, कितना बच गया? -42। x का मान -42, y का मान 0, एक एक मान आ गया। इसी हिसाब से दो मान और निकालने। तो अब की बार हमने y का मान अपनी मर्जी से ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने जैसे 3 ले लिया y का मान, तो x बराबर क्या बचा भाई? -42 प्लस 7 गुणा y का मान 3 लिया तो 7 या कितने हो गए? 21। -42 और प्लस 21 घटेंगे तो 42 में से 21 गए, 21 बच गए, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस की। ये आ गया दूसरा मान। एक और लेना है, अब की बार फिर लेंगे, आपकी चॉइस है। 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। तो अगर हम y का मान 6 ले ले तो x बराबर कितना आएगा? देखो जरा, -42 प्लस 7 गुणा y का मान, 7 गुणा y का मान 6 है तो 7 छिका कितना हो गया? 42। तो x बराबर -42 और प्लस 42, क्या बचा? कट गए? कुछ नहीं बचा, कट गए, क्या बच गया? 0 बच गया। अपनी मर्जी से लेना है, y का मान आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी, लेकिन मान किसका लेंगे? जिस चर राशि को हम इस साइड से इधर उठा के लेके आए, जिसे हम बाईं साइड से दाईं साइड में लेके आए ना, उसका मान हम अपने पास से बिठाएंगे। जो अकेली चर राशि रहेगी उसका मान नहीं बिठाना, उसका तो मान अपने आप आएगा। इधर वाली का बिठा देंगे तो इधर वाली का तो अपने आप ही आ जाएगा। इधर वाली जो लेके आए ना, इधर इस साइड लेके आते हो, उसका मान आपको अपने पास से बिठाना है। ठीक है, चलिए हमने तीनों के तीन तीन मान निकाल लिए, इनकी एक सारणी बना लेंगे। ये लीजिए, पहले y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया था? -42। फिर y का मान 3 लिया था, x का मान आया -21। फिर y का मान 6 लिया था, x का मान आया 0। ये आपका क्या बन गया? ग्राफीय रूप बन गया पहली समीकरण का ग्राफीय रूप आपने तैयार कर लिया। इसी हिसाब से हमें दूसरे समीकरण का भी बनाना है, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। चलिए दूसरी समीकरण का भी देख लेते हैं। जो आपने ये सारणी बनाई है इसे हम बोलते हैं ग्राफीय रूप बनाना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्राफीय रूप बनाना। तो पहले समीकरण का तो तैयार है, दूसरी का भी इसी हिसाब से बनाएंगे। तो चलिए कर दूं रफ, क्लियर है? बताइए कमेंट में आके फटाक से। आ गया क्लियर? हो गया क्लियर? आगे चले। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरे समीकरण से। ये तो पहले समीकरण का ग्राफीय रूप था, इसी हिसाब से आपको दूसरे का बनाना है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिया तो x माइनस 3y बराबर 6 था। तो वही काम, एक चर को आपको इस साइड में रखना है, बाकियों को इस साइड लेके आना है। तो हमने x को यहीं पे रख लिया, -3y था, इधर आएगा तो प्लस का 3y हो गया। ये लीजिए, अब किसका मान बिठाना है बता सकते हो?
किसका मान हम अपने पास से बिठाएंगे? इसमें हम किसका मान अपने पास से बिठाएंगे बताइए जरा मेरे को। तो y का बिठाएंगे। अब y का बिठाएंगे तो अपनी मर्जी है, अब दोनों मान प्लस के हैं तो आप y का मान चाहे प्लस में बिठाओ चाहे माइनस में बिठाओ, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में लें। अब कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि अगर हम y का मान यहाँ पे प्लस में लेंगे तो ये प्लस का संख्या बड़ी होती जाएगी, तो हमें ज्यादा बड़ी संख्या भी नहीं लेनी है, तो हम चाहें तो y का मान माइनस में भी ले सकते हैं। तो शुरुआत कर रहा हूँ जीरो से कर लेते हैं। y का जीरो लिया तो x बराबर क्या मिला, 6 + 3 गुणा y का मान जीरो है तो 3 0 0 हो गया, तो ये लो 6 + 0 यानी 6, एक मान आ गया। फिर y का मान वो लेना है तो अब की बार y का मान एक ले लो, या -1 भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। -1 लेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा देखो जरा, 6 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 6 में से 3 गए 3, ये दूसरा मान आ गया। फिर एक और लेना है तो अब की बार y का मान आप चाहो तो -2 ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने माइनस लिया तो आप भी माइनस लेंगे, आप प्लस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान -2 लेके देख रहे हैं तो x बराबर क्या मिलेगा देखो जरा, 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूगा 6, क्या मिला 0 मिला। तो यहां से आपको फिर एक सारणी बन जाएगी, ये लीजिए, पहले x y का मान 0 लिया तो x आया 6, y का मान -1 लिया x आया 3, y का मान -2 लिया x आया 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2 का ग्राफीय रूप। इस हिसाब से आपको ग्राफीय रूप तैयार करने हैं। बताइए समझ में आया? इनको हल नहीं करना, आपको पहले तो बीजगणितीय रूप बनाना है, यानी पहले तो आपको समीकरण बनानी है और उसके बाद उसका ग्राफीय रूप तैयार करना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करो आराम से हो जाएगा। बताइए कर सकते हो? कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपने समीकरण बना ली तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे वाला एक सवाल और देख लेते हैं, उसका मैं सिर्फ बीजगणितीय रूप बना के दूंगा आपको, ग्राफीय रूप आप मेरे को चैट में आके बताएंगे, ठीक है, क्लास ऑफ होने के बाद, ठीक है। सिर्फ ग्राफीय रूप बना देते हैं। सवाल मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो हम दूसरा सवाल करने वाले हैं उस सवाल को, और उसका जो बीजगणितीय रूप है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसका जो ग्राफीय रूप है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ये लीजिए सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आ गया सवाल, देख लीजिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने में, 3900 रुपए में खरीदी। 3900 रुपए में तो उसने भाई 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंदे, एक बल्ला और 3 गेंदे जो है वो खरीदी कितने में, 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में। सेम डिटो नीचे वाला सवाल है, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय, ज्यामितीय का मतलब ग्राफीय रूप, ज्यामितीय का मतलब ग्राफीय रूप है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये ज्यामितीय आ गया, सर ने तो ग्राफीय बोला था। तो ज्यामितीय और ग्राफीय दोनों का मीन सेम ही है, ग्राफीय रूप को ही ज्यामितीय रूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, तो दूसरा सवाल क्या बोला, किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसने 2 चीजों का जिक्र किया, बल्ले का किया और गेंद का किया। अब बल्ले और गेंद की बात करें तो हमें संख्या नहीं पता थी कि कितनी कितनी है, क्योंकि पहले तो 3 बल्ले थे 6 गेंदें थी, बाद में एक बल्ला और 3 गेंदें हो गई। तो हम मान के किसे चलेंगे, हम एक एक चीज को मान के चलेंगे। हमने बोला माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया भाई, x रुपए मान लिया, और एक गेंद भी थी तो एक गेंद का मूल्य वो हमने मान लिया y रुपए। एक बल्ले का मान लिया और एक गेंद का मान लिया, दोनों को एक एक का मान लिया, क्योंकि हमें तो टोटल संख्या पता ही नहीं कि पहले 3 बल्ले 6 गेंदें थी, बाद में बल्ला 1 हो गया, गेंदें 3 हो गई, तो चेंज हो गया ना। तो हमने दोनों को एक एक का मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। क्लियर है? अब सवाल के हिसाब से चलते हैं, जैसे प्रश्न कह रहा था उस हिसाब से प्रश्नानुसार।
पर्सन ने क्या बोला, पर्सन ने बोला 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले और 6 गेंदे। बताइए मेरे को मैं आपसे पूछूं, एक बल्ले का मूल्य अगर अगर 100 रुपए है, एक बल्ले का अगर मूल्य 100 रुपए है तो 5 बल्लों का मूल्य कितना होगा? कीजिए कमेंट। एक बल्ले का मूल्य अगर 100 रुपए है तो 5 बल्लों का मूल्य कितना होगा? सिंपल सी बात है जी, 5 से गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी उसे एक बल्ले के मूल्य से गुणा कर देंगे, ऐसे तो करते हैं। अब हमें पता है एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और किताब वाला कह रहा है उसने बल्ले खरीदे कितने, उसने बल्ले खरीदे 3, तो एक बल्ले का अगर x रुपए लगे तो 3 बल्लों के कितने लगेंगे बताइए? एक बल्ले का अगर x रुपए लगे तो 3 बल्लों के कितने लगेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, यही तो होगा। तो ये लीजिए, एक बल्ले के x रुपए लगे तो उसने 3 बल्ले खरीदे शुरू में, तो 3x हो गया बल्लों का कुल मूल्य। एक गेंद अगर y रुपए में खरीदे तो उसने गेंदें कितने खरीदी? 6 खरीदी, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया? 6y हो गया। ये तो एक बल्ले का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य, ये 6 गेंदों का मूल्य, और इन दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके उसने कुल कितने रुपए दिए? 3900 रुपए दिए। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। 3 बल्लों का 6 गेंदों का कुल मूल्य, कुल का मतलब जोड़ 3900 रुपए। आप चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन लेके और थोड़ा सरल कर सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 कट रहा है, तो हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2y बराबर 3900। 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो आपका पहला समीकरण जो था वो सही क्या बन गया? x प्लस 2y बराबर 3 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो 3900 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1300 रुपए। ये लीजिए, ये आपका पहला सही समीकरण मिल गया। एक बल्ले का और 2 गेंदों का मूल्य जो है वो कितने हैं? 1300 रुपए है। क्लियर है? इसी हिसाब से हम आगे चलें, दूसरे बार इसने जो बातें बोली थी उसके हिसाब से, दूसरी बार उसने बोला एक बल्ले का और 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपए है। एक बल्ले का और 3 गेंदों का, तो एक बल्ले के x रुपए लगे, तो ये लीजिए एक बल्ले का मूल्य, एक का ही तो बोला था। 3 गेंदे, एक गेंद के y लगे तो 3 गेंदों के कितने लगेंगे? 3y। तो एक बल्ले का और 3 गेंदों का कुल मूल्य दोनों को मिलाने पर कितने रुपए आता है? 1300 रुपए आता है। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। और ये दोनों समीकरण जो बन गए, ये कौन सा रूप बन गया? ये बन गया आपका बीजगणितीय रूप। हो गया क्लियर? अब इसका ग्राफीय रूप जो है, एरो का निशान, नहीं एरो का निशान अभी नहीं लगा सकते, जब आप इसको हल करेंगे ना ग्राफीय रूप में, वहां पे लगाओ अभिषेक। अभी यहाँ पे हम बीजगणितीय रूप शो करना चाहें, ऐसा नहीं कि लगा देंगे तो गलत है, क्या लगा देने पर गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी यूज मत करो, बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके तीसरे सवाल का बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों आप खुद तैयार करेंगे, और इसका ग्राफीय रूप आप मेरे को चैट पे आके बताएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कल की क्लास में जो है वो रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे मंडे को होगा कुंती, मंडे को आपका टेस्ट होगा। प्लेटफॉर्म मैं आपको अपने आप बता दूंगा, कुछ भी नहीं करना आपको। हो सकता है मैं इसी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट ले लूं, अगर इसी पे नहीं मिलूं तो गूगल डॉक्स पे मिलेगा आपको। अब ये गूगल डॉक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा इस चैट के ऊपर। वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, और नए पेज में वहां पे आपको आपका एग्जाम दिख जाएगा। वहां पे आपको टिक मार्क करने हैं, ऑप्शन भरने, ऑप्शन भरते ही आपको ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट जो है वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, ठीक है। सब कुछ व्यवस्था है। मंडे को आपका टेस्ट होगा, तैयारी कीजिए। इसके बारे में आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। कल तो शायद संडे है, फिर भी कोशिश करेंगे, अगर लगेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लास अगर कल हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर नहीं हुई तो भी मैं आपको सूचना दे दूंगा, क्योंकि कल तो संडे है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।